अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। वॉइस मैसेज पे तो मैं आपको बता चुका था। आज मैं रमज़ान में पहला लेक्चर दे रहा हूँ और आज मैं आपको लाइव मुबारकबाद दे रहा हूँ जी। अल्लाह ताला आपकी इस रमज़ान को जी कबूल फरमाए, आपको रोज़े रखने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। आज का लेक्चर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है, बहुत अमेजिंग, अनबिलीवेबल। वो क्या जी कि आज आपका इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं जी। इंग्लिश की स्टोरी हम शुरू कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं। वो जब से हमने ये शुरू किया हुआ है, हमारा जो ये यूट्यूब के चैनल्स हैं, 6 क्लास का ये पहला लेक्चर इंग्लिश का शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 4 का भी स्टूडेंट्स लेक्चर हो चुका है, 5 का भी हो चुका है, तो 6 का हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। बुक की तरफ जाएंगे, बुक को हम स्टोरी को रीड करेंगे, उसको जितना एज मच एज मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से और मीनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह ताला मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं, इंग्लिश का लेक्चर होने के लिए जा रहा है। पहली स्टोरी है जी स्टूडेंट्स, निकोबो बीनस। निकोबो बीनस स्टूडेंट्स एक करैक्टर है, एक लड़के का जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियों का मालिक है। उसके अंदर एक एडवेंचर का कंसेप्ट पाया जाता है। ही इज़ ए एडवेंचरस पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसका एक छोटा सा एडवेंचर पढ़ेंगे। तो एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है कि वो जब एक एडवेंचर के लिए जाता है तो उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, वो किन किन मुश्किल मरों से गुजर कर अपने काम तक पहुंचता है। ठीक है जनाब, अच्छी स्टोरी है, आपके लेवल तक की है, गौर से सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो देखें जी, हमारा कैरेक्टर है निकोबो बीनस, और निकोबो बीनस क्या करता है और कैसे करता है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ जी। स्टूडेंट्स आते हैं जी निकोबो बीनस की तरफ। निकोबो बीनस, तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी के ना 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टरों के ऊपर ये मुश्तमिल है, तो इसका हम चैप्टर 1 करने के लिए जा रहे हैं जी। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडी हो जाएं। अगर आपको बुक साफ नज़र आ रही है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपनी बुक खोल लें, ओपन कर लें और उसके ऊपर फिंगर रख लें और सुने मैं क्या बोल रहा हूँ जी। तो आइए जी, कम टू द लेक्चर। This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. This is the story of the most extraordinary. ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे के हवाले से है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल। जो स्टूडेंट्स रूटीन से हटकर सलाहियतों का मालिक होता है, या कोई आप रूटीन से हटकर परफॉर्मेंस पेश करते हैं, तो हम कहते हैं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल की कैटेगरी में आता है। तो ये स्टोरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के हवाले से है। और इसमें साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ द मोस्ट, ये जो इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है मच की जी, मच, मोर, मोस्ट, और हमेशा ही जो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ द इस्तेमाल होते हैं जी। तो द हमारा आर्टिकल है, इसलिए ये द का इस्तेमाल हुआ है जी। ठीक होगी बात। तो साथ जहाँ तक मुझे ग्रामर क्लियर होगी मैं आपको ग्रामर भी साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा जी। ठीक है, तो द का इस्तेमाल हुआ है मोस्ट की वजह से। तो ये एक स्टोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के हवाले से है, हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर। कि वो इतनी सलाहियत का मालिक था कि उसके जहन में था कि उसकी जुबान यहाँ पर आकर स्टक आउट होता है, फंस जाना, रुक जाना। प्राइम मिनिस्टर पे आकर उसकी जो जुबान है फंस गई थी। क्या मतलब है इसका, कंसेप्ट इसका क्या है कि उसके जहन में था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से कम कोई चीज़ अपनी लाइफ में नहीं बनना, मैंने बनना है तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। इसका मुहावरतन एक जो ट्रांसलेशन है वो ऐसे है। ओके जी, हिज नेम वाज निकोबो बीनस, उसका जो नाम था निकोबो बीनस था। ही लिव्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, ही लिव्ड वो रहता था। ये स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है जी, लिव की दूसरी फॉर्म लिखी हुई है लिव्ड, वो रहता था। ही लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट है, लिव्ड लिखा हुआ, और ये लिव की दूसरी फॉर्म है जी। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत अरसा पहले, इन ए सिटी, एक शहर में, विनस जो विनस कहलाता था, एंड ही कुड डू एनीथिंग, और उसकी सलाहियत क्या थी कि वो हर एक काम कर सकता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है जी। कैन की दूसरी फॉर्म लगी हुई है कुड, ही कुड डू, वो हर काम कर सकता था। ऑफ कोर्स, यकीनन, श्योर, ऑफ कोर्स, श्योर।
नॉट एवरीबॉडी न्यू, कोई बंदा नहीं जानता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये नो की दूसरी फॉर्म लगी हुई है, न्यू कोई बंदा नहीं जानता, ही कुड डू एनीथिंग कि वो हर काम कर सकता है। इनफैक्ट हकीकत में ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू, सिर्फ हकीकत में उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रोजी वो जानती थी। एंड नो बॉडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनी, रोजी सेड, और रोजी कहती थी कि कोई बंदा उसकी किसी चीज़ का नोटिस नहीं करता था। टुक एनी नोटिस, ये भी टेक की दूसरी फॉर्म टुक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, ठीक है। बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग ए वाइल्ड आइडियाज, यानी बिकॉज क्योंकि शी वॉज ऑलवेज हैविंग, कि उसके पास हमेशा ही होते थे वाइल्ड आइडियाज। लफ्जी तर्जुमा स्टूडेंट्स के लिए वाइल्ड को कहते हैं जी जंगली आइडियाज, तो ये जंगली आइडियाज तो नहीं ना होगा, हम इसको कहेंगे जी के अजीबोगरीब आइडियाज, के उसके दिमाग में कोई ना कोई अजीबोगरीब से आइडियाज, वाइल्ड आइडिया मतलब अनहोने से आइडियाज आते जाते थे, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, फॉर एग्जाम्पल यानी कि एक दिन, अब उस वाइल्ड आइडिया की वो एग्जाम्पल दे रहा है। वन डे फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मिसाल के तौर पर उसने क्या बोला, रोजी सेड टू निकोबोबिनस, रोजी निकोबोबिनस से बोली, लेट अस पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोरस्टेप, क्या हम आपके दरवाजे के ऊपर एवरी सिंगल पुल अप एवरी सिंगल वीड स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्या नाम है इसको, जो आपके खुद रो नहीं पौधे होते हैं, खुद रो वाइल्ड जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि विल्ड का बोलेंगे हम वाइल्ड प्लांट्स जो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं जी, ठीक होगी, घास फूस प्लांट्स, और विल्ड जो खुद ब खुद, और दूसरे लफ्ज़ों में इसका सिनोनिम क्या बनेगा, वाइल्ड प्लांट्स जी, ठीक है ना। अब उसको वो एक एग्जांपल दे रही है, उसने उसको एक दफ़ा मशवरा दिया कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर जो ये वाइल्ड प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्यों ना साफ़ करें जी, ठीक होगी बात। तो वीड ऑन योर डोरस्टेप जी, क्यों ना हम उसको लेट अस पुल अप का मतलब है हम उसको खींचें, उसको साफ करें, ये उसका एक आइडिया था, ठीक है। लेट्स नॉट, नहीं, सेड निकोबोमोनस ने बोला, विच इज़ व्हाट रोजी थॉट ही वुड से, कि जैसे वो रोजी का ख्याल था जी। इन दैट केस, उस केस में रिप्लाइड रोजी ने कहा कि अगर रोजी का ये जहन था कि अगर वो ये ऐसा नहीं करता तो उसको फिर मैंने क्या कहना है। फिर उसने उसको दूसरा आइडिया दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन, क्या चले हम डिस्कवर करते हैं, तलाश करते हैं, फाइंड, डिस्कवर का मतलब है सर्च एनीथिंग जी, ठीक है। द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, तो ड्रैगन्स की लैंड को जी, लैंड ऑफ ड्रैगन्स को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, ओके जी। डोंट बी डॉफ्ट, बेवकूफ़ मत बनो, डाफ्ट सिली को बोलते हैं, स्टूपिड को बोलते हैं जी, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर जाएंगे, डाफ्ट का जो मीनिंग इनटू इंग्लिश है वो है सिली, स्टूपिड, बेवकूफ़, वो कहता है बेवकूफ़ मत बनो, डोंट बी डाफ्ट। सेड निकोबोमिनस, यू नो हाउ कैन वी डू दैट, हम इसको कैसा कर सकते हैं, ठीक होगी बात। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है और सवालिया फिक्र है, हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग सेड रोजी, क्योंकि तुम हर एक काम कर सकती हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है। डू पहली फॉर्म लगी है कि यू कैन डू एनी थिंग, तुम हर एक काम कर सकते हो जी। देखें जी, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगली सुबह, जस्ट एट इट वॉज गेटिंग लाइट, जो ही सुबह की रोशनी हो रही थी, रोजी थ्रू लिटिल पेबल, रोजी ने फेंका, ये फिर पास इंडेफिनेट का फिक्र है जी, थ्रो की दूसरी फॉर्म लगी हुई है थ्रू, लिटिल पेबल्स, पेबल्स छोटे छोटे जी, वो बोलते हैं जी, कंकर्स को बोलते हैं जी, ए स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन जी, ठीक है जी। पेबल्स क्या बोलेंगी, उस वो स्मॉल भी हो और क्या हो, स्मूथ भी हो जी, उसको हम पेबल्स बोलते हैं। तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, पेबल्स उठाया, पेबल्स का क्या मतलब है जी इंग्लिश में, स्मॉल एंड स्मूथ, किधर गया जी, स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन। अब एट द नेबर शोल्डर, निकोबोबिनस के शटर के ऊपर, उसके दरवाजे के ऊपर उसने एक पेबल्स को, एक पत्थर को फेंका। निकोबोबिनस वाज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट, जब उसने बाहर देखा, ये भी लुक की दूसरी फॉर्म लगी हुई है जी, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, वो क्या आधा नींद में था जब उसने बाहर देखा। वाज द मैटर, क्या मसला है रोजी क्या मसला है, ये आज उसने कहा। विस्पर्ड रोजी, विस्पर्ड का मतलब है सरगोशी करना, टू स्पीक इन वेरी लो,
ठीक है, साउंड ये विस्पर्ड होगा। आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमोनेडा, उसने कहा कि मेरे पास बंस हैं और लेमोनेडा उसका एक मशरूब है। मेरे पास लेमोनेडा और बंस की एक क्या है, बोतल है। आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमोनेडा, मेरे पास बंस और लेमोनेडा मौजूद है जी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया जी हमारा पेज 6। तो आते हैं जी पेज 7 के ऊपर जी। आगे जी रोजी क्या कहती है जी उसको जी स्टूडेंट्स कम टू पेज 7 जी। तो व्हाट फॉर आस्क्ड निकोबो बीनस, निकोबो बीनस ने पूछा जी। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता था जी, व्हाट फॉर, व्हाट प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है जी। व्हाट के साथ हमेशा फॉर प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है जी। व्हाट फॉर ये याद रख लीजिएगा जी। ठीक है जी। व्हाट फॉर प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है। आस्क्ड निकोबो बीनस, निकोबो बीनस ने पूछा किस लिए। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोज, विस्पर्ड का मैं तो पहले मतलब बता चुका हूँ, सरगोशी करना, कम आवाज़ में साउंड में बोलना। सप्लाइज फॉर द रोड कि हम जहाँ पर जा रहे हैं तो ये होता है जी कि अवेलेबल फॉर यूज़, अवेलेबल फॉर यूज़, ऐसी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो यूज़ करने के लिए, उसको हम सप्लाइज फॉर द रोड बोलते हैं। तो सप्लाई फॉर द रोड्स का इंग्लिश में जो नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी कि अवेलेबल, एनीथिंग अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं मज़ीद समझाता चलूँ कि जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं, तो आप रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए जो अशिया खरीदते हैं उसको आप कहते हैं सप्लाईज फॉर द रोड्स। ओके। तो वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अब ये सवालिया फिक्र है। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस फिक्र में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं वर्ब के साथ। तो वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। आस्क्ड निकोबो बीनस, निकोबो बीनस ने पूछा। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को फाइंड करने जा रहे हैं। विस्पर्ड रोजी, रोजी ने फिर विस्पर्ड किया, उसको बताया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन, उसने सोचा कि यू माइट हैव फॉरगॉटन, मैंने सोचा तुम भूल चुकी होगी। ये पास्ट परफेक्ट का चाहिए स्टूडेंट्स। सेंटेंस है, यू के साथ हैव आता है और हैव के बाद फॉरगेट की तीसरी फॉर्म आई है, ये फॉरगॉटन है। फॉरगॉटन तुम भूल चुकी होगी अबाउट दैट, उसके मुतालिक, मतलब ये जो हमने ड्रैगन्स को तलाश करने जाना था लैंड ऑफ, उसके मुतालिक भूल चुकी। सैड निकोबो बीनस ने बोला कि मैं सोच चुका था, मेरा ख्याल था कि तुम भूल चुकी होगी। नो फियर सैड रोजी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हैड। रोजी ने कहा नो फियर, नो फियर का तो वैसे लफ्ज़ी मतलब है कि नो फियर, कोई शक नहीं, मुझे कोई डर नहीं। नो फियर इस सेंस में आता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया, ये बहुत मेरे बहुत सारे आइडियाज में बेस्ट आइडिया है मेरे पास। आई हैव एवर हैड, जो जितने भी मेरे पास आइडिया उनमें से ये क्या है, एक बेस्ट आइडिया है। व्हाट अबाउट द वीडिंग सेट निकोबो बीनस, निकोबो बीनस ने कहा कि वीडिंग के मतलब क्या बना। वो वीडिंग जो उसने एडवाइस नहीं की थी कि हम दरवाजे के ऊपर जो वीडिंग है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, ठीक है। तो वीडिंग होती है वाइल्ड प्लांट्स जो खुद रोज तरीके से पैदा हो जाए। और जो खुद वाइल्ड प्लांट्स भी हम इसको इस सेंस में बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो एक अनफेवरेबल जगह पे खुद ब खुद क्रिएट हो जाए, नशोनुमा पा जाए, उसको हम वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं। इस तरह वाइल्ड एनिमल्स को भी ऐसे ही करते हैं कि वाइल्ड एनिमल जो खुद ब खुद एक नेचुरल स्पेस में जो चीज़ ग्रोथ होती है, नेचुरली जो खुद ब खुद चीज़ आ जाती है, जिसको आप खुद से नहीं पालते। अगर वो जानवर है तो उसको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, अगर वो प्लांट है तो फिर हम वाइल्ड प्लांट बोलते हैं, और वीड वाइल्ड प्लांट को ही बोलते हैं। तो वो कहता है वो जो तुमने वीडिंग का मशवरा दिया उसका क्या बना। कम ऑन, उनका छोड़ो उसको, मेरे साथ चलो, रोजी ने बोला। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक वेरी सिंपल, आपको मज़ा आ रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपके टेंसेस को डिस्कस किया जा रहा है, आपके प्रेपोजिशन को डिस्कस किया जा रहा है, आपके जो वर्ब्स हैं उसकी कौन सी फॉर्म लगी है इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट जब इसको आप बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी आगे स्टोरी। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, इसलिए सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना। दूसरे लफ्ज़ों में लीव, LEAVE, आप लीव नहीं करते किसी चीज़ को छोड़ के जाते हैं, तो सेट ऑफ रवाना होने को कहते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग टाउन में वो रवाना हुए। व्हेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, व्हेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द नैरो, जब वो अपनी नैरो स्ट्रीट के एंड के ऊपर पहुंचे। गॉट का मतलब है जब एंड के ऊपर पहुंचे,
वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते थे, यानी कि वो जिस गली में रहते थे ना, उस गली के जब वो एंड के ऊपर पहुंचे, दे मेट इन नाइट वॉचमैन। फिर पास इंडेफिनिट का जी, दे मेट वो मिले, मीट की दूसरी फॉर्म में मेट, मीट होता है मिलने की, मीट मेट मेट, दे मेट ए नाइट वॉचमैन, वो नाइट वॉचमैन से मिले, हु सेड, जो उसने बोला, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, तुमने, उसने बोला कि तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो। ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें इज एम आर के साथ, वर्ब के साथ आई एन जी लगाता है, तो यू है ना इसलिए आर लगा हुआ है, और गो के साथ आई एन जी लगा, एट दिस टाइम, एट प्रेपोजिशन लगा हुआ है, आवर के साथ एट दिस आवर, एट दिस टाइम, तो दिस आवर के साथ एट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो तुम इस वक्त कहाँ पे जा रहे हो, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन, वी आर गोइंग, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है जी कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लुक के साथ फार लगा हुआ है, फार प्रेपोजिशन है, और हमेशा जेल में रखें लुक के साथ फार आता है। आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें देख रहा था, आई एम लुक फॉर ए बुक, मैं एक बुक को तलाश कर रहा था। तो लुक के पास साथ हमेशा ही जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, फार इस्तेमाल होता है, ठीक होगी बात। तो इसमें जो ग्रामर आपने सीखा है कि लुक के साथ फार इस्तेमाल होता है, और ये देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस एमर के साथ, वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। ओके, निकोबा बिजनेस ने कहा यू कान डू डैट एट दिस टाइम, दे देखें फिर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ कि इस टाइम के ऊपर, एट दिस टाइम, यानी कि ऑन दिस टाइम नहीं है जी, एट दिस टाइम, तुम इस वक्त नहीं कर सकते, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते, सैड द नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन ने बोला, बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, इससे पहले कि उनको पकड़ता। स्टूडेंट्स ग्रैब पकड़ने को बोलते हैं, ग्रैब किसी चीज को सडनली पकड़ना, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली, ठीक है, किसी को अचानक पकड़ना, उसको आप, ये कैच के काम होता है, कैच तो आप इजीली पकड़ते हैं ना, तो एक चीज को आप जब सडनली पकड़ते हैं तो आप उसको ग्रैब बोलते हैं, तो कैच समथिंग सडनली इज कॉल्ड ग्रैब। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले कि वो उसको सडनली पकड़ता, रोजी एंड निकोबस वाज स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड, कि रोजी और निकोबस तेजी से दौड़ पड़े। स्प्रिंटिंग होता है तेजी से दौड़ना जी, ठीक है, रन फास्ट, स्प्रिंटिंग का इंग्लिश साइनोनिम क्या है, रन फास्ट, वो भागे जितना वो जल्दी से भाग सकते थे, दे कुड, कैन की दूसरी फॉर्म कुड लगी हुई है जी। ओके जी, आते हैं जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जी, and they did not stop running until they had crossed the 3 bridges and they did not, ये देखें जी पास्ट इंडेफिनेट का फिक्र है जी। पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंस टेंस के साथ स्टूडेंट्स डिड नॉट का इस्तेमाल होता है, और जब डिड नॉट का इस्तेमाल हो तो फिर वर्ब की हम पहली फॉर्म लगाते हैं। ओके, एज दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग, वो उन्होंने भागना नहीं, यानी कि उस रुके नहीं, उसने भागना छोड़ा नहीं, Until they had crossed 3 bags, जब तक वो 3 ब्रिजेस को क्रॉस नहीं कर चुके थे। And tripped over a dog, tripped over का मतलब है किसी चीज के ऊपर फिसलना, स्लिप करना, तो ट्रिप्ड ओवर होती है टू स्लिप ऑन समथिंग, ठीक है जी। ट्रिप का मतलब क्या होगा, टू स्लिप ऑन समथिंग, अब वो किसी चीज के ऊपर स्लिप कर गए, और वो क्या था, डॉग था जी, और वो डॉग के ऊपर क्या करके स्लिप करके, डेट वाज लाइंग अस्लीप अंडर ए गार्डन वॉल, जो गार्डन वॉल के साथ सो रहा था जी, ठीक होगी स्टूडेंट्स। रोजीज बोतल ऑफ लेमोनेटा, वो उसने जो जूस लिया था जी लेमोनेटा, ठीक है ना, वो जो बोतल थी स्मैश होता है ना किसी चीज को तेजी से टकराना, ठीक है ना। देखिए जब हम बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो जब हम एक जोर से शॉट मारते हैं, हम कहते हैं लो जी कितनी जबरदस्त स्मैश है, तो ये स्मैश उस कैटेगरी में है, वो बड़ी तेजी से टकराई अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। एंड द डॉग लीप होता है जी मूव क्विकली, ठीक है ना, मूव क्विकली, लीप का मतलब होगा मूव क्विकली, तो वो क्विकली मूव हुआ टू हिज फीट, अपने ना उसके ऊपर, फुट के ऊपर जी, अपने पाँव के ऊपर वो उसने जल्दी से मूव किया। बार्किंग एज इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, तो उसने वो बार्किंग भौंकता रहा, एफ इट हैड थॉट, उसने शायद सोचा हो कि डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, ये डॉग्स डूम्सडे को बोलते हैं कि जिनके दिन आखिरी में आ चुका, द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, कि क़यामत आ गई है, कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन, चूँकि वो उसके ऊपर स्लिप कर गए थे स्टूडेंट्स, इसलिए कुत्ते ने भौंका और उसने सोचा कि ये लगता है मेरा आज आखिरी दिन आ चुका है। हैड अराइव्ड, ये एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस और एक होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट्स हैज़ हैव के साथ
थर्ड फॉर्म लगती है, और पास्ट परफेक्ट के साथ हैड के साथ क्या लगती है, तीसरी फॉर्म लगती है कि आ चुका था। इस सेंस में ये फिक्र है कि जी फॉर ए मोमेंट दे वर श्योर इट वाज गोइंग टू बाइट देम, एक लम्हे के लिए, फॉर ए मोमेंट दे वर श्योर, कौन दे, ये रोजी और निकोबामिनस, उनको उम्मीद होगी कि ये उनको काटने के लिए जा रहा है, बट देन इट नोटिस द टू बर्ड्स, देन इट नोटिस का मतलब है कि डॉग की बात हो रही है कि डॉग ने नोटिस किया कि जो दो बन जो वो रोजी लेकर हैड रोल्ड इनटू द गटर, के वो गटर में जा गिरे, हैड रोल्ड। या फिर पास्ट परफेक्ट का टेंस का ये स्टूडेंट्स सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ रोल की तीसरी फॉर्म लगी हुई है। एंड इट वॉफ्ड देम डाउन, बार्क्ड, थैंक यू, वॉफ्ड देम डाउन, वॉफ्ड डाउन का मतलब होता है कि चीज़ को तेज़ी से खाना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने इसका मीनिंग्स देखा है कि ये वॉफ डाउन उस सेंस में होता है कि जब आप एक सुबह, चले मैं आपको एक बेहतरीन से एग्जांपल देता हूँ, आप सुबह सुबह मामा आपको उठा रही होती है, आप नाश्ता करते हो, फिर आप नाश्ता जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं कि बाहर गाड़ी खड़ी है आपका वेट कर रही है, तो वो जो आप तेज़ी से खाना खा रहे होते हैं ना, उसको वॉफ्ड डाउन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, कहाँ हम पहुंचे हैं जी, किधर पहुंचा जी, हाँ, एट इट वॉफ्ड देम डाउन, बार्क थैंक यू, और उसने शुक्रिया बोला, एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और वो उसने उसको तेज़ी से खाया, वो बंदों को, जो बंद वो लेकर आई थी तेज़ी से खाया, और अपने दोस्तों की तरफ चला गया, या दोस्तों को बताने की तरफ चला गया। क्या बताने के लिए चला गया कि उधर भी बंद पड़े हुए, ठीक है ना। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक होगी जनाब। तो क्या ख्याल है, मेरी स्पीड कोई ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, यकीनी बात है स्पीड तेज़ होनी चाहिएगी, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपने तो इसको हल्का हल्का करके स्लो करके सुनना है। तेज़ी में स्टूडेंट्स मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि देखिए मैं एक एक वर्ड को अच्छा खासा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये अच्छी खासी लेंथी स्टोरी है, और मैंने एक प्रेस्क्राइब टाइम में इसको ख़त्म भी करना है, लेकिन आपको वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे नहीं पढ़नी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपने तो एक एक पैरा करके पढ़ना है, उसको देखना है, उसको सुनना है, उसको याद करना है, उसके एक एक पैरा। तो लिहाजा आई विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 1 more week टू लर्न एंड टीच दिस स्टोरी। लिहाजा स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं जी आगे। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लीज। विदाउट सप्लीज का मतलब यह है कि वो जो रास्ते में खाने के लिए उसने सामान लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि नीड एक ऐसी चीज़ जो खाने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है जनाब, उसका सप्ली, कि हम उस सप्ली के बगैर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। वी आर नॉट गोइंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है जी। टू गेट फार विदाउट सप्लीज, रोजी ने ग्लूमिली ऐसी चीज़, सैडनेस इन अनहैप्पी वे, ग्लूमिली को बोलते हैं जी, सैडनेस, अनहैप्पी वे, ग्लूमी, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्लूमी का इंग्लिश वर्ड साइनोनियम क्या बनता है, ट्रांसलेशन, इफ वी डू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ग्लूमिली, अनहैप्पी वे, सैडली। आई वंडर्ड इफ आई कुड पिक ए फ्यू ऑफ दोज। आई वंडर, मेरा ख्याल है, मैंने ये सोचा है कि अगर ये जो मैं कुड पिक ए फ्यू ऑफ दोज, उनमें से कुछ पिक कर लूँ। सैड निकोबार गेजिंग अप एट एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, एक एप्पल जो गार्डन के वाल की दूसरी तरफ था, उसको देखते हुए बोला कि उनमें से मुझे कुछ लेना चाहिए। इसमें सेंटेंस है गेजिंग अप। गेजिंग अप स्टूडेंट से इस्तेमाल होता है कि एक चीज को कॉन्स्टेंटली देखना विद ए ग्रेट, ठीक है जी। ये गेजिंग अप होता है जी, इट इज टू लुक स्टीडली एट समथिंग, एक चीज को गौर से देखते रहना, ठीक है, कॉन्स्टेंटली देखते रहना, इज टू लुक स्टीडली एट समथिंग, इसको बोलते हैं ग्लेजिंग अप जी, ठीक है। और वो मुसलसल वो उस दरख्त को देख रहा था और कह रहा था क्या क्या इनमें से मैं कुछ ले ना लूं, उस दरख्त तो जो दीवार की दूसरी तरफ गार्डन पे लगा हुआ था। ओके, ऑफ कोर्स, यकीन यू कैन, तुम कर सकते हो, सेट रोजी ने बोला, स्टैंड ऑन माई शोल्डर, मेरे शोल्डर के ऊपर खड़े हो जाओ। सो निकोबार स्टूड ऑन रोजी शोल्डर, ये फिर पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, खड़ा हो गया। स्टैंड की दूसरी फॉर्म स्टूड लगी हुई है, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन लगा हुआ है, रोजी शोल्डर के ऊपर ऑन प्रेपोजिशन है, वो खड़ा हो गया। एंड क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, और वॉल के ऊपर वो चढ़ गया जी, ऑन टू फिर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है जी। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे, लेकिन जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा दूर था। देन ही थॉट,
उसके बनस्बत जो उसने सोचा था, यानी कि उसकी सोचने की से ज़्यादा दूर था। एंड ही रीच्ड आउट, ही लास्ट एज ही रीच्ड आउट, जब वो और ऊपर हुआ, ये सेंस में होगा रीच्ड आउट, जब वो मज़ीद ऊपर हुआ उसका जाने के लिए, ही लास्ट हिज बैलेंस, उसने अपना बैलेंस खो दिया। ठीक है, लास्ट फिर दूसरी फॉर्म लूज लास्ट की ये लगी हुई है जी। एंड फेल विद ए क्रैश डाउन into the most magnificent garden he had ever been it, and fell with a crash। क्रैश स्टूडेंट्स को कहते हैं गिरना किसी साउंड के साथ। ठीक है, लाउड नॉइज मेड व्हेन थिंग ब्रेक और फॉल, ऐसी साउंड क्रिएट होता है जो किसी चीज़ के गिरने से जो साउंड पैदा होती है उसको क्रैश बोलते हैं। तो मैं दोबारा से आपको बोलता हूँ स्टूडेंट्स, क्या मतलब है जिसका कि लाउड आवाज़, लाउड नॉइज मेड व्हेन थिंग्स ब्रेक और फॉल जी। लाउड नॉइज ऊंची आवाज़ जी, लाउड नॉइज मेड व्हेन थिंग्स ब्रेक और फॉल, उसको हम क्रैश बोलते हैं जी। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो कहाँ पहुँचे हैं जी? विद ए क्रैश डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट, वो नीचे गिर गया। मोस्ट मैग्निफिसेंट को बोलते हैं जी एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल जी। ठीक है जी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा जी। मैग्निफिसेंट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मोस्ट बहुत ज़्यादा जी। ठीक है जी, और देखें मोस्ट के साथ फिर ये दा प्रेपोजिशन लगा, और मैंने हमेशा ही बात की है जी, ये जो इसका थर्ड फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, उसके साथ हमेशा ही दा लगता है जी। और वो मोस्ट मतलब है कि खूबसूरत जो उसका वो था, वहाँ पर वो एक क्रैश कर गया जी, गिर गया जी निकोबो बिनस। ओके जी, निकोबो बिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल, निकोबो बिनस ने वापस दीवार की तरफ देखा। ये देखें फिर एट इस्तेमाल हुआ प्रेपोजिशन, एट द हाई वॉल। ठीक है जी, उसने दोबारा वॉल को देखा। ठीक होगी बात, दोबारा वापस वॉल को देखा। तो हमेशा ध्यान में रखें एट द हाई वॉल जी, एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है वॉल के साथ। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइंब बैक, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था वो उसके ऊपर जा सकता। वट एम आई गोइंग टू डू, मैं क्या करने, ही यील्ड होता है क्राइंग लाउडली, यील्ड ही आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे, यील्ड होता है क्राउड मेक ए लाउड नॉइस। ठीक है ना, ऊंची आवाज निकालना, मेक ए लाउड नॉइस, इसको हम यील्ड बोलते हैं जी। ठीक है जी, कहते हैं व्हेन आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ही यील्ड कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। यू शैल थिंक ऑफ समथिंग, रोजी यील्ड बैक, अब रोजी को उसकी आवाज़ सुनाई दी क्योंकि उसने ऊंची आवाज़ में बोला था, तो रोजी ने वापसी ऊंची आवाज़ में बोला तुम कुछ सोचो, क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड। अब ये सेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा कि उसकी जो वो अपने जो उसके फिंगर्स वेरी हार्ड, और वो अपनी जो फिंगर्स है उसको वो आ रही थी, या वो वॉल के ऊपर मार रही होगी जो जिसके साइड पर ऊपर गया हुआ था जी। ठीक हो गया जी। ओए सेड ए वॉइस बिहाइंड निकोबो बिनस, ओए जैसे हम पंजाबी में भी बोलते हुए तो अंग्रेज भी पंजाबी बोलते हैं जी, ये ओए लिखा हुआ है। सेड ए वॉइस, एक आवाज ने कहा, बिहाइंड निकोबो बिनस, निकोबो बिनस के पीछे से एक आवाज ने कहा ओए, निकोबो बिनस डिड नॉट स्टॉप। ये स्टूडेंट फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव है इसलिए वो डिड नॉट लगा हुआ है। जब डिड नॉट लग जाए तो फिर पहली फॉर्म लगती है, और जब नेगेटिव नहीं होता तो फिर मैंने इतने सेंटेंस बोले हैं उसमें फॉर्म की दूसरी फॉर्म ही लगती है, लेकिन जब डिड नॉट आ जाएगा तो फिर पहली फॉर्म आ जाएगी। तो डिड नॉट स्टॉप टू लुक, और टू लुक, और ये देखें चले एक और आपको ग्रामर का एक बेहतरीन प्रिंसिपल बनाता हूँ। टू के साथ अगर वर्ब आता है ना जी, जैसे ये टू लुक लिखा हुआ है, टू गो, टू लुक, टू सिट, टू स्टैंड, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है जी। स्टूडेंट्स ये ग्रामर का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल याद रख लें, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। डिड नॉट स्टॉप टू लुक हु इट वाज एंड ही रैन स्ट्रेट इनटू ए ट्री, उसने वापस मुड़ के भी नहीं बोला कि वो कौन बोल रहा है, और वो सीधा दरख्तों में भाग गया जी। स्टूडेंट्स तो वो भागा नहीं है, उसने क्या किया, दो दफ़ा अपने आप को जंप किया, यानी डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स, और पीछे की तरफ एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो कर सकता था। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, तो वो जो चूंकि वो पीछे की तरफ झुका था, पीछे की तरफ गया था,
तो वो जो उसकी है ना, जो जो उस शख्स की जो टांगें हैं वो नीचे झुक गई थी, वो उनसे वो टकराया और वो टकरा कर वो झुक गई। एंड ही लैंडेड इन ए पाइल ऑफ लीव्स। लैंडेड का मतलब होता है गिर जाना। लैंड जैसे हम कहते हैं जहाज लैंड कर गया, ज़मीन पर चला गया, ठीक है जनाब। तो वो गिर गया जी, फॉल की सेंस में आएगा जी। लैंडेड इन ए पाइल, पाइल बंडल को कहते हैं, ढेर को बोलते हैं जी। पाइल ऑफ लीव्स, पत्तों के ढेर के ऊपर वो गिर गया जी। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, ये सवालिया फिक्र है जी। रोजी ने बोलते हैं जी, कॉल्ड रोजी, बट शी डिड नॉट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं सुना। फिर आगे जी, शी डिड नॉट हियर, डिड नॉट, फिर ये पास्ट इंडेफिनेट का स्टूडेंट टेंस था तो वहाँ पर डिड नॉट लगा है। जब डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो फिर दूसरी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, फिर यही है फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। एक्सेप्ट फॉर ए मैन हु ग्रोल्ड, उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी, सिर्फ उस शख्स की आवाज़ सुनी, हु ग्रोल्ड। तो ग्रोल्ड स्टूडेंट्स इस सेंस में बोलते हैं कि जब आप थके होते हैं ना, जब आपको सांस चढ़ जाता है, तो जब सांस चढ़ हुए की जो आवाज़ होती है ना, वो ग्रोल्ड बोलते हैं। तो ग्रोल्ड होता है जी टू मेक ए रफ साउंड, ठीक है, टू मेक ए रफ साउंड। रफ साउंड का मतलब यह है कि जब आपका सांस फूलता है तो जो आवाज़ मिलती है ना, उसको ग्रोल्ड बोलते हैं जी। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों इंतज़ार करो। ओ डियर सेड रोजी, साउंड्स लाइक ए ट्रबल। ओ डियर, रोजी ने बोला, साउंड लाइक ए ट्रबल, एक उसकी आवाज़ में क्या था, एक वो ट्रबल थी। एंड शी वाज राइट, और वो बिल्कुल ठीक थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक है आज हमारा आपका लेसन जी। चैप्टर 2 इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा जी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप, ठीक है जी, कैसा लगा जी आपको लेक्चर? देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के ऊपर आपने देखा होगा मेहनत की गई है, ओके। मुझसे जहाँ तक हो सका है, जितनी मुझे इंग्लिश आती थी, जितनी मैं प्रिपरेशन कर सकता था, मैंने एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, और उसकी इंग्लिश टू उर्दू भी मीनिंग्स आपको क्लियर किए हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी क्लियर किए हैं, और बाय वर्ड भी ट्रांसलेशन की है, और उसका जो मुहावरतन सेंस बनता था वो भी आपने क्लियर किया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे सिलेबस में जो इंग्लिश की है ना, जस्ट रीडिंग है, ओके। और वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, उसके हम सिनोनिम, उसको हम एक्सप्लेन बोल देते हैं। जैसे एक फिक्रा था डॉफ्ट, तो मैंने बता दिया भाई ये सिली स्टूपिड को बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि भाई स्टोरी में है क्या, आपके वोकेबलरी को इंक्रीज करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, ओके। आप कोशिश ये करें कि ठीक है, इसको 2-4 दफ़ा सुनेंगे, आपको इसका सेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कहीं पर भी नहीं लिखनी, ना आपने इसको याद करना है, ओके। मैंने रीड करवा दिया है, और रीड को जो मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है, जस्ट इस स्टोरी को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया है, नॉट एग्जामिनेशन पर्पस है। एग्जामिनेशन पर्पस क्या बनेगा, जो आपने इधर थोड़ी बहुत ग्रामर सीख ली है, जो आपने ट्रांसलेशन सीख ली है, जो आपने मीनिंग सीख ली है, उसको दोबारा से आपने सेंटेंस बनाने हैं, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्लियर। तो इससे आपने वरीड नहीं होना कि मैं ये उर्दू करवा रहा हूँ, और ये आपने उसको उर्दू में नोट करना, आपने कहीं पर भी नोट नहीं करना। आप इसको 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको एक सेंस क्रिएट हो जाएगा, ओके जी। तो यकीनी बात है कि मेरी मेहनत आपको ये पसंद आई होगी। यकीनी बात है कि मैंने ऊंचा भी बोला है और तेज़ भी बोला है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन ये लेक्चर 35 मिनट्स का हुआ। अब ये जो मेरी ये वाली बात भी शामिल कर लें तो आई थिंक इट विल गो टू लेक्चर 40 मिनट्स, ओके। तो ये इसलिए थोड़ा सा मैंने ये ज़रा इसको फास्ट किया है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से नहीं करना। आपने डेली लेवल पे 1 पैसेज 1 पैरा, ओके, 1 पैराग्राफ आपने रीड करना है, उसकी आपने उर्दू इंग्लिश देखनी है, उसकी आपने इंग्लिश टू इंग्लिश देखनी है, उसकी आपने ट्रांसलेशन का जहन में लेकर आना है। उसमें मैंने ग्रामर की जो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो देखनी है कि सर ने इसको पास्ट इंडेफिनिट क्यों बोला, सर ने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोला, सर ने इसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोला, सर ने इसको पास्ट परफेक्ट क्यों बोला, ओके। तो इसको ज़रा आपने इसको रीड करना है। तो ठीक है, ये लेक्चर ख़त्म है। ये जब इसमें आएगा आपकी स्टोरी में तो ये लेक्चर नंबर 1 के नाम से आएगा। इसकी नेक्स्ट स्टोरी हम लेक्चर नंबर 2 से करेंगे जी, ओके। तो रोज़ों में दुआओं में भी याद रखना है और इस स्टोरी को भी याद रखना है जी, ओके जी। अल्लाह हाफिज़।